अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी जनाब, अल्लाह का एहसान। सर, आज हमने आपसे कामयाबी और नाकामी के मौजू पर गुफ्तगू करनी है। एक तो हम बहैसियत मुसलमान आखिरत की कामयाबी को ही असल कामयाबी करार देते हैं, लेकिन अगर हम इस मौजू में दुनियावी कामयाबी और नाकामी पे ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे तो मैं जानना चाहूँगा कि दुनियावी कामयाबी होती क्या है। वैसे तो ये हर इंसान के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कामयाबी किस चीज़ को समझता है और किस चीज़ को की कामयाबी हासिल करना चाहता है। मैं अगर इसकी एक डेफिनेशन करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके इर्द गिर्द के इंसान आपकी तरह बनना चाहते हैं तो ये एक कामयाब शख्स है। आपके ख्याल में दुनियावी एतबार से किस शख्स को कामयाब कहना चाहिए? जो आपने बात कही है वो भी ठीक है। लेकिन ये आपके आपने जब कही है तो इसका मतलब है कि आप एक लीडरशिप वाली मेंटेलिटी रखते हैं, वगरना किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। असल में जो पहले आपने शुरू में बात कही, असल बात वही है कि क़यामत वाले दिन का जो मैयार है, मैं उस पर पूरा उतर जाऊं तो ये कामयाबी, असल हकीकी और देरपा कामयाबी यही है। अब आ जाते हैं दुनिया में जो आर्जी कामयाबियां हैं, उनको हम कैसे देखते हैं, वो उनमें कामयाबी क्या होती है। मेरे ख्याल में हर आदमी की जो भी जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं, जब वो उनको पूरा कर लेता है तो वो समझता है मैं कामयाब हो गया हूँ। जायज़ तरीकों से, नाजायज़ तरीकों से भी लोग पूरा करते हैं, वो नाकाम आदमी है मेरे ख्याल में। तो मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, आप बन गए, तो ये आपको कामयाबी मिल गई। एक आदमी सियासतदान बनना चाहता है और वजीर आजम बनना चाहता है, वो बन गया तो उसको कामयाबी मिल गई। तो दुनियावी कामयाबियां दरअसल हर दिमाग के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। ये तो एक बड़ा गोल होता है हर इंसान के पास, लेकिन कुछ छोटे गोल्स भी होते हैं। तो उन गोल्स को पूरा करना भी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी ने ये गोल बनाया कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान बनूं, और वो बन जाए तो वो कामयाब हो गया। लेकिन अगर उसके दीगर जो बाकी छोटे गोल्स थे वो पूरे नहीं हुए, तो वो भी एक नाकामी होती है। तो आदमी पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसने 10 छोटे गोल्स थे, एक बड़ा गोल था। तो बड़ा गोल तो उसने पूरा कर लिया, लेकिन 10 छोटे गोल्स रह गए। तो ये भी मेरे ख्याल में नाकाम आदमी होता है, क्योंकि हर बड़ा गोल बाकी 10 गोल जो हैं उनके साथ मिलकर बनता है। तो मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनने वाला आदमी डॉक्टर बन गया, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं बना। ऐसा डॉक्टर जिसकी इज्जत होनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर जिसके पास मरीज भागे चले आए कि वो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, तो ये भी डॉक्टर तो बन गया, लेकिन थोड़ा नाकाम डॉक्टर बना है। क्योंकि बाकी जो उसके साथ जुड़े हुए छोटे गोल्स हैं वो पूरे नहीं हुए, वो हदफ हमने अचीव नहीं किया। तो मेरे ख्याल में कामयाबी इन्हीं चीज़ों का नाम है कि जो मैंने सोचा, जो मेरे मिजाज के मुताबिक, जो मेरी सलाहियत के मुताबिक मैंने अपने लिए गोल्स सेट किए, वो 100% पूरे हो जाए तो ये फुल कामयाबी है। और अगर मेन गोल पूरा हो गया तो इसको भी मैं कामयाबी कहूँगा, लेकिन ये मुकम्मल कामयाबी नहीं है। छोटे गोल्स पूरे हो गए और बड़ा गोल पूरा नहीं हुआ तो ये नाकामी है। और कोई भी गोल पूरा नहीं हुआ तो ये होता नहीं है आमतौर से। हम बहुत सारे छोटे गोल्स जो हैं वो अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो मेन गोल होता है वो बाज़ अवत रह जाता है। तो मैं उसको नाकामी नहीं कहूँगा, लेकिन ये कभी नहीं हुआ, मेरे सामने मालूमात नहीं है कि आदमी ने दोनों तरह के गोल्स बनाए, बड़ा भी और छोटे भी, और एक भी अचीव नहीं कर सका। तो ये नाकामी होगी फुली मानी में। ठीक सर, ये तो बड़ी खूबी से आपने हमें सारा समझाया कि कामयाबी होती क्या है। अब मैं ये बात आपसे करना चाहूँगा कि कामयाबी के हसूल के लिए क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि उसके अंदर बुनियादी किरदार अदा करते हैं? मेहनत, किस्मत, जल्दी से उस काम को कर लेना, क्यों प्लानिंग, इन चारों में से या इसके अलावा भी आपके ख्याल से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कामयाबी के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा करती हैं? असल में ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हजारों फैक्टर्स काम आ रहे होते हैं एक आदमी की कामयाबी के लिए। वो दो चार की जो आपने फहरिस्त बनाई है, इसमें से किसी चीज़ का इनकार नहीं कर सकते कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब वो क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं,
इसमें आपकी किस्मत भी शामिल होती है, आपकी मेहनत भी, आपकी प्लानिंग भी, आपका सोच विचार भी, आपका क्विकनेस। क्विकनेस का मतलब मैं ये लूँगा कि अपॉर्चुनिटी नज़र आई, फौरन आपने उसको ग्रैब किया, ये जो है ये भी उसमें आ जाएगी। तो बेशुमार चीज़ें हैं, यानी सैकड़ों चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मेरे एडमिशन लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में सिर्फ ये नहीं कि मैंने मेहनत करनी है, बल्कि लिस्ट में इतने लोग आए कि मैं कम से कम आखिरी आदमी बन जाऊं। बाज़ ये भी होता है। तो कितने लोगों ने वो मार्क्स लिए होंगे कि जिसमें सीटें भी पूरी हो रही हैं और मेरिट भी आप आखिरी आदमी करार पा रहे हैं। और अगर फर्ज कर लीजिए कि उन्होंने गिराना है मेरिट, तब भी आपकी किस्मत में हो कि आप ऊपर हैं जो उस लिस्ट में आ जाए, आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए। तो कितनी चीज़ें जो जिस कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, जो कंट्रोल में नहीं उसको हम किस्मत के दायरे में डाल देते हैं, और जो कंट्रोल में होती हैं उनको हम लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये मुश्किल होगा कि आपने टेस्ट जो देना था एडमिशन के लिए कॉलेज में, उसमें आपके पास पूरी तैयारी, पूरा आपने तैयार किया हुआ था, कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन पेपर देते हुए आपने एग्जामिनर के लिहाज से आंसर पुट कर दिया है, नहीं किया तो नहीं किया। तो अब जब नहीं किया तो अब आपने पूरी मेहनत की है, बहुत अच्छा पेपर दिया है, लेकिन उसमें ये चीज़ रह गई है कि क्वेश्चन भी आ गया जो आपने याद किया हुआ था, तैयार किया हुआ था, आपने लिख भी दिया उसका जवाब, लेकिन आपने वैसा नहीं लिखा जैसा आपके पास आपका पेपर जिस एग्जामिनर के पास जाना था उसको मुतासर कर सके। तो बस आप रह जाएंगे, कुछ मसला पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, जितनी आपने बातें कही हैं वो भी शामिल हैं। अलबत्ता ये बात भी एक शामिल की जा सकती है कि शिकस्त को पहली ही शिकस्त पर चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए। ये भी एक चीज़ शामिल कर ली जाए तो शायद कामयाबी का मजीद हमारे लिए इम्कानात रोशन हो जाए। यानी कि गिव अप मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। या, ठीक। इसमें सर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती है, वो होती है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटी। तो कितना अहम है इंसान रिस्क ले, और अगर कहीं से रिजेक्शंस फेस भी हो जाएं तो उसको उससे ज्यादा घबराए ना। यानी कि रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन हो गई, कहीं जॉब लेने गया था वहां पे से रिजेक्शन हो गई, तो मतलब इस तरह हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं कामयाब होने की, अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल सही बात है। पहला काम जो करना चाहिए ना, वो रिस्क लेने से पहले वो अपने आप को तोलने का काम है। कि मिसाल के तौर पर मैंने एक जंप लगाना है, नाला आ गया है, दरिया का टाइप चीज, नहर जो, उसको मैंने फांदना है। तो मुझे अपने आप को असेस करना है कि मैं क्या इतनी बड़ी छलांग लगा सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पर पहले मैं खुश्की पर छलांग लगा कर देखूं कि भाई मैं इतनी लंबी, जितना ये दरिया का या नाला चौड़ा है, क्या इतनी लंबी जंप ले सकता हूँ मैं। तो फिर अब मैं दरिया पार करने का भी सोच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खुश्की पर भी उतनी लंबी जंप नहीं लगा सकता तो मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लाजमन अब गिरने का इम्कान रोशन है। तो रिस्क लेने से पहले अपने आप को तोलना जरूरी है। कामयाबियों के पीछे असल में एक भेड़ चाल जो है वो ज़्यादा नाकामी का बायस बनती है। तो भेड़ चाल इसी बात से जुड़ी हुई है कि मैंने अपने आप का जायज़ा नहीं लिया। मसला हमारे जब हम एफएससी में थे तो उस वक्त डॉक्टरी का बहुत ज़्यादा रुझान था। हर दूसरा तालिब इल्म घर से यही तमन्ना लेकर आता था कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो एक भेड़ चाल थी, कुछ बनने के काबिल थे, कुछ बनने के काबिल नहीं थे। तो वो बड़ी मेहनतें हो रही हैं, रातें जाके जा रहा है। तो अब आप बहुत अच्छा करके भी बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको डॉक्टरी के लिए पैदा नहीं किया, लेकिन आपने रट्टे लगा के पेपर तैयार करके कॉलेज में चले गए। तो अब जो मैंने, मतलब मेरा क्या है कि मैंने अपने आप को एहसास ही नहीं किया कि मैं डॉक्टरी के लिए पैदा भी किया गया हूँ कि नहीं। मैं डिग्री लेकर आ गया हूँ। चुनाचे मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि वो बाद में को अच्छे डॉक्टर साबित नहीं होते हैं, क्योंकि असल में
वो उनके अंदर जंप लगाने की सलाहियत नहीं थी, डॉक्टरी वाला। तो अब वो सीख गए तो चलो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, जाहिर है कि इंसान बहरहाल किसी न किसी दर्जे की जहानत तो रखता ही है। तो ये बस मसला होता है। तो हमें पहला काम जो करना चाहिए वो ये है कि अपने आप को असेस करें, फिर हम रिस्क लेते हैं कि हाँ अब ये मैं काम कर सकता हूँ। तो अगर हम इसके बगैर जंप लगाएंगे तो ज़्यादा नाकामी की तरफ जाएंगे। तो पहला काम यही करना है कि अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को चेक करना चाहिए, और कभी भी 100% वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमेशा 70-80% वाला रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास बाद में 20-25 चीज़ें होनी चाहिए कि दोबारा आप सर उठा सकें। तो ये चीज़ें देख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटेड जो रिस्क होते हैं वही मुफीद होते हैं। जो कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब मेरा यही है कि हम अपना पहले जायज़ा लेते हैं, अपने रिसोर्सेज का जायज़ा लेते हैं कि मैं ये झोंक दूं इस मैदान में, तो बस आप फिर आपको रिस्क ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी कैपेबिलिटी से और अपने रिसोर्सेज से मुतमिन नहीं हैं तो फिर रिस्क लेना गलत, बेवकूफ़ी की बात होगी। अलबत्ता बेवकूफ़ी वाले रिस्क, जो वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनकी वजह से कामयाबी की तरफ भी चली जाती है। जुआ खेलने टाइप चीज़ जो होती है कि मैंने अपनी कैपेबिलिटीज तो मेरी 10 की थी, और रिसोर्सेज मेरे पास 10 यूनिट का काम करने के थे, लेकिन मैंने 100 का काम कर दिया। अब क्या हुआ कि उधर से किस्मत से सूरत हाल ऐसी हुई कि बस मैं कामयाब हो गया। अब इन लोगों को लोग कहते हैं, दो ये अपने अपने कमाल को बता रहे होते, देखो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने ये रिस्क लिया और ये काम कर दिया। नहीं, वो फैक्टर जो है वो हर किसी के लिए मुयस्सर हो, ये लाजम नहीं है। तो हमें रिस्क कैलकुलेटेड ही लेने हैं। अलबत्ता किस्मत का जो मामला है वो, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनकी मुदाखलत जब होती है तो वो एक अलग बात है। वो किसी किसी को कामयाबी मिलती है इस तरह की कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ वाला काम किया लेकिन कामयाबी मिल गई। तो ये जो कैलकुलेटेड रिस्क, ये बिल्कुल दुरुस्त है। कैलकुलेशन के बगैर रिस्क, अहमकाना रिस्क, ये 100 में से एक कामयाब भी हो जाता है, बल्कि 1000 में एक कहना चाहिए। लेकिन वो फिर लोग समझते हैं कि ये भी एक तरीका है, नहीं, वो ठीक तरीका नहीं है। कुरान मजीद ने इसको एक खर्च करने के एतबार से, अल्लाह अल्लाह की राह में या अपने ऊपर जो खर्च करते हैं, उसमें कहा है कि वो बैना जाली का कमाना, वो ध्यान से खर्च करते हैं, ऐसे ही नहीं कि सब कुछ उठा के खर्च कर देते हैं। वो एक दरमियानी दर्जे का खर्च करते हैं। तो ये जो मामला है, ये उसी उसी से मैं ये क्यास कर रहा हूँ कि अमूमी ज़िंदगी जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क वाली होती है। अलबत्ता बाज़ औक़ात आदमी खुदा की खातिर कुर्बानी और इसार का जो मामला है वो एक अलग चीज़ है। उसमें ये होता, उसमें फिर ये नहीं होता कि दुनिया की कामयाबी लेनी है, उसमें फिर हम सारा कुछ उठा के देने को तैयार होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन दुनिया में जो जो दुनियावी कामयाबी के लिए हम काम कर रहे होते हैं, उसमें तो फिर ये एहतियात करनी चाहिए कि मैं कहीं सारा कुछ खर्च ना कर दूं कि कल बच्चे भी भूखे बैठे हुए हैं। तो ये फिर बड़े ध्यान से समझदारी के साथ करना चाहिए। ठीक, इसमें सर बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसमें कितना अहम हो जाता है कि इंसान के अंदर कुर्बानी करने का जज्बा भी मौजूद हो, खास करके अपनी फरागत के लम्हात का। यानी कि वो कहा जाता है ना कि अपने सक्सेस की डिजायर से पहले अपने अंदर सेक्रीफाइस का कुछ एलिमेंट पैदा किया जाए। हाँ, ये असल में नफ्सियाती ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जिसमें हम नुकसान बेयर करने के लायक हो जाते हैं। अगर हम नुकसान उठाने वाले नहीं हैं, तो जब हम रिस्क ले रहे हैं, हाँ वो बड़ा ही कैलकुलेटेड लपा तो ना हो, तो तब भी नुकसान तो होने का इम्कान है। तो नुकसान होने के लिए, नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए जो चीज़ हमें काम आती है, वो नुकसान खुद उठाना है। तो जब हम इशार करते हैं तो खुद नुकसान उठाते हैं, अपनी मर्जी से नुकसान उठाते हैं। चलो जी, ये 10 रुपए मेरे पास थे, मैंने अल्लाह की राह में दे दिए, मैंने किसी गरीब को दे दिए, मैंने किसी मस्जिद को दे दिए, मैंने किसी मदरसे को। तो वो जो मैं नुकसान उठाने का काम कर रहा हूँ, तो वो इशार के तरीके पर, या मैंने किसी अपना खाना उठाकर किसी और को दे दिया जो मुझसे ज़्यादा भूखा लग रहा था, तो ये मैंने क्या किया, नुकसान उठाने की आदत डाली है।
इसका फायदा ये होता है कि जब हमें कारोबार में या अमली जिंदगी में नुकसान होता है तो हम उसको सहने के काबिल होते हैं, जहनी तौर पर। ना कि माली और मादी तौर पर। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसको इख्तियार कर सकें। और इसके दूसरे तरीके भी होते हैं कि आपने जब कैलकुलेटेड रिस्क लिया है तो आप तैयार होते हैं कि मैं इतना नुकसान उठाने को तैयार हूँ। तो वो वही चीज़ पैदा हो जाती है। जो बगैर, यानी जिसने लालच के साथ कि इतना फायदा ही नजर आ रहा है उसको, नुकसान पर वो सोच नहीं रहा, उसको दुख ज्यादा होता है, वो नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जज्बा इसार या नुकसान उठाने की जो सलाहियत है, ये आदमी को रिस्क लेने पर हौसला देती है। और आदमी रिस्क ले सकता है। अगर वो इसार ना कर रहा हो या नुकसान उठाने की उसको हौसला ना हो तो वो फिर रिस्क नहीं लेगा। नतीजा क्या होगा कि वो पास बड़े काम नहीं कर सकेगा। इंसान की कामयाबी के लिए उसकी कंपनी कितनी मैटर करती है, यानी कि वो जिन लोगों में उठ रहा है बैठ रहा है, उसकी सोहबत। कहा जाता है ना कि इंसान दिन में जो 5 लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है उन्हीं का प्रोडक्ट बनता जाता है। तो ये इसको कह सकते हैं कि सक्सेस एंड फेलियर आर कंटेजियस। ये बात एक लिहाज से ठीक है कि कंपनी जो है वो आदमी को उसकी अपब्रिंगिंग में, उसकी मेंटल फॉर्मेशन में, उसके बिहेवियर के तामीर करने में, ये उसकी कंपनी, उसके सोबत दोस्तों की यारी, ये काम करती है। लेकिन ये लाजमी है कि नाकामों में आदमी नाकाम होगा, कामयाब लोगों के बीच में बैठेगा तो कामयाब होगा? नहीं, ये लाजम नहीं है। बल्कि बाज़ औक़ात नाकाम लोगों में बैठने वाले वो चीज़ें सीख सकते हैं कि नाकाम कौन से लोग होते हैं। और कामयाब लोगों में बैठने वाले वो चीज़ सीख लेते हैं कि नाकाम कैसे होते हैं। ये भी इम्कानात होते हैं। अलबत्ता सोहबत बहुत अहम चीज़ है। अच्छे दोस्तों की सोहबत आपको बहुत कुछ सिखाती है, बुरे लोगों की सोहबत आपको बहुत कुछ बुरा सिखाती है, आपके हौसले पस्त करती है। आप मायूसी में जा सकते हैं कि सारे नाकाम हैं। ठीक है, हौसला नहीं करने वाले लोगों में अगर आप बैठे हुए हैं तो हौसला नहीं कर सकेंगे। तो दिमाग की जो साख्त है वो हम अपने सोहबत से, अपनी तालीम से, अपनी तरबियत से तब्दील कर पा सकते हैं। इसलिए सोहबत में बहुत अच्छी सोच समझ के अपनी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। और ज़्यादातर यही होता है कि अच्छी सोहबत अच्छे नताज पैदा करती है, बुरी सोहबत बुरे नताज पैदा करती है। तो कामयाबी के एतबार से कामयाब लोगों की सोहबत आपको बिलमूम कामयाबी का सबक सिखाएगी। लेकिन आपके हौसले पस्त भी कर सकती है, आपको हसद का शिकार भी कर सकती है, आपको ऐसी चीज़ें भी सिखा सकती है जो आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं है। उन्होंने वो इख्तियार की और वो कामयाब हुए, और आपने वही इख्तियार करने की कोशिश की तो नाकाम हुए। ये चीज़ें समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल दोनों के में मैं सही ही कहूँगा कि अच्छी सोबत के अच्छे असरात हैं, बुरी सोबत के बुरे असरात हैं। लेकिन दूसरी बात भी ठीक है कि बाज़ बुरे लोगों की सोबत, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि बिल्कुल अहमक किस्म के, लेकिन उनके बच्चे अच्छे हुए। बहुत कामयाब माँ बाप, मियाँ बीवी के एतबार से, उनके बच्चे शादियों में नाकाम हुए। तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो फाइनल 100% कहा जाए कि ऐसा ही होगा। सर, इसमें मैं एक टेनिस प्लेयर का सुन रहा था, उन्होंने वो कहते हैं कि जब मैं ये इस माइंडसेट के साथ जाता हूँ कि आज मैं जीतूंगा तो मैं ज्यादा जीतता हूँ, और अगर मैं इस माइंडसेट के साथ जाता हूँ कि यार आज मैं हारूं ना, तो फिर मैं हार भी जाता हूँ। तो ये जो दो पर्सपेक्टिव होते हैं, माइंडसेट कितना इसमें रोल प्ले करता है कि इंसान इस नजर से जाए, इस खुद एतमादी के साथ जाए और इस हुस्न जन के साथ जाए कि आज मैं कामयाब होऊंगा। तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं क्या कामयाबी के, और इससे कि अगर यार मैं डरता रहूं कि बस कहीं नाकाम ना हो जाऊं, नाकामी से बचने के लिए कामयाबी की तरफ जाऊं, तो क्या इससे फिर दोनों तरफ चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? हाँ, असल में ये फिर इसके पहले तो बात ठीक है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि जो असल में हर चीज़ गेम है जहनी कुव्वतों की। तो अगर आप जहनी तौर पर मजबूत हैं तो आप मुश्किल हालात को भी और मुश्किल शॉट्स को भी अच्छा खेल सकेंगे, क्योंकि आपके पास एतमाद है, आप पूरे एतमाद के साथ गए हैं। अगर आपके पास एतमाद नहीं है और आप दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, सिर्फ एतमाद लूज कर रहे हैं, तो आपके नाकाम होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये पहली बात तो ये ठीक है, क्योंकि मुझे वो हौसला और एतमाद और अपने ऊपर एक भरोसा होता है जो मुझे ये कामयाबी दिलाता है। लेकिन इसके पीछे फिर मिजाजों का बड़ा दखल है।
اور نفسیات کا بڑا دخل ہے، اور آ، جس فیلڈ میں آدمی ہے اس کا بڑا دخل ہے۔ مثال کے طور پر، بعض اوقات میرا اور آپ کا جھگڑا ہے فرض کر لیجیے، اور میں اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آیا، گھبرایا ہوا تھا، نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری صلح ہو گئی۔ تو میرے بے حوصلہ ہونے نے، اگر میں حوصلے میں آتا تو میں نے بھی ویسے ہی اٹیک کرنے تھے، ویسے ہی غصے میں باتیں کرنی تھی، ویسے ہی آپ کو ڈرانا دھمکانا تھا، لیکن میرے اور آپ کے درمیان میرے اعتماد کی خرابی کی وجہ سے صلح ہو گئی۔ میں نے خواہ دب کے ہی کر لی، ڈر کے ہی کر لی، لیکن صلح ہو گئی۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ میٹنگ ہماری دونوں کی کامیاب ہوئی ہے، کیونکہ ہم صلح کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن میں اعتماد میں نہیں تھا۔ چاہ تو میں رہا تھا کہ میں آپ کو تابڑ توڑ جواب دوں اور آپ کو شکست دوں اور دبا آپ کو دبا کر صلح ہو، لیکن جیسے بھی ہو گئی ہو گئی۔ تو بعض کامیابیاں، بعض فیلڈ ایسے ہوں گے کہ جہاں پر کسی کی بے اعتمادی فائدہ دے جاتی ہے، کامیابی کا باعث بن جاتی ہے، اور بعض اوقات وہی اعتماد جو کمی ہے وہ نقصان دے دے گی آپ کو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اگر کامیابی میں اپنے اعتبار سے دیکھوں، صرف اپنے اعتبار سے، تو میں اس میٹنگ میں ہار کے آیا ہوں جہاں میں نے صلح کی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو میں نے اصل میں صلح کر کے کامیابی حاصل کی ہے، خواہ وہ میری بے اعتمادی سے ہی ہو۔ تو اس لیے یہ میرے خیال میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ میں ہر جگہ پر میرا اعتماد مجھے کام دیتا ہے۔ ٹھیک اس آ، کو جی ٹھیک اس کو اگر میں سر آپ کے سامنے اس طرح رکھوں اس بات کو کہ ایک ٹیلنٹڈ پرسن لیکن وہ ان کانفیڈنٹ پرسن ہے، اور ایک کانفیڈنٹ پرسن لیکن وہ ذرا کم ٹیلنٹڈ پرسن ہے، تو یہ اس سیکنڈ نمبر والے کے زیادہ چانسز ہیں کامیاب ہونے کے بالکل، بنسبت پہلی والے کے۔ بالکل ایسا ہی، یہ تو امکانات زیادہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو جو جس نفسیاتی مینٹل سٹیٹ میں ہے وہ غلبے والی سٹیٹ ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں سر اب بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ کامیابی کے لیے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سیکریفائس کرنی پڑتی ہے، تو کامیابی کے لیے انسان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور وہ ان زندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس میں کتنا اہم ہے کہ انسان اب نظر رکھے کہ کہیں میں کامیابی سے obsessed تو نہیں ہوتا جا رہا، اور اس کی پرسوٹ میں کیا کچھ کھوتا جا رہا ہوں اپنی اخلاقی اقدار میں، جیسے آپ نے شروع میں بھی بات کیا کہ ٹھیک طریقے سے اگر انسان کام کرے اور پھر کچھ کسی جگہ پہ پہنچے تو اس کو کامیابی کہا جائے گا۔ تو یہ غلط طریقوں کو اپنا کر جو کامیابی حاصل کی جاتی ہے، اس پر کتنی نظر رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، جو کامیابی کا م، لفظ ہے وہ، اگر ہم اس کو یہ لفظ نام دے دیں کہ میں نے کام جو کرنا ہے وہ کر لوں، تو میں تائید کروں گا کہ پھر ہمیں پوری جدوجہد جو بھی ہے obsession ٹھیک ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے ٹاسک یہ اپنے لیے مقرر کیا کہ میں اپنے محلے میں پورے محلے والوں کو کہتا ہوں کہ وہ صاف ستھرا رکھے محلے کو۔ میں نے اپنے لیے ٹاسک مقرر کیا، اور میں نے پھر اگلا ہفتہ تمام گھروں میں جا جا کر ان سے بات کی، یہ کیا وہ کیا، اور سارے مان گئے کہ ایک ہم نے صفائی کرنے والا بھی ہائر کر لیا اور صفائی ہونے لگ گئی۔ تو یہ میری، اگر میں کہوں نا میں نے کامیاب ہونا ہے، یہ نیگیٹو جملہ ہے میرے خیال میں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، تو یہ میرے خیال میں پازیٹیو جملہ ہے۔ اس کی obsession بھی ٹھیک ہے، کامیاب ہونا ہے اس کی obsession غلط ہے۔ اب میں اس کو سمجھاؤں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے صفائی ہی کا پروگرام بنایا، اور میں نے کہا کہ میں کامیاب ہوں گا، اس میں صفائی محلے کی ہوگی۔ اب میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ مثلا ایک محلے والے نے مجھے کہا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، میں نے اس کو تھپڑ دے مارا، میں نے کہا تم کیسے رکاوٹ بن سکتے ہو میرے راستے میں؟ لیکن اگر میں کہ صفائی میں نے کرانی ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، تو ہو سکتا ہے میں رات کو خود ہی جھاڑو دے لوں، ممکن ہے، کام ہو گیا ہے، صفائی ہو گئی ہے۔ ایک میں چاہ رہا تھا کہ محلے والے مل کے خود اپنے اپنے دروازے پر کر دیں، اب میں نے خود کر دی ہے۔ تو کام کرنے والا آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرے گا، نئے راستے سوچے گا وہ، کیونکہ اس کا ہدف کام کرنا ہے، نہ کہ کامیابی۔ کامیابی کا میں یہ مطلب لے رہا ہوں کہ میں نے اپنے جو میں نے دماغ میں آئی بات،
उसके मुताबिक मैंने पूरे मोहल्ले वालों को शामिल करना है, वो अपना अपना दरवाज़ा साफ करें। एक ने इनकार कर दिया, मैंने उसको बुरा भला कहा और ये कर दिया और वो कर दिया, तो काम नहीं होगा। झगड़ा बन गया मोहल्ले में और लड़ाई पैदा हो गई। तो कामयाबी एक एक गैर हकीमाना लफ्ज होगा, और काम मुकम्मल करना है ये एक हकीमाना तस्वर होगा। इसके अंदर फिर आप रास्ते तब्दील करेंगे, आप रुकावटों को और तरह से हैंडल करेंगे। कहीं अगर कोई भी साथी नहीं है तो आप इंतज़ार करेंगे। मौलाना मीर हसन इस्लाही एक जुमला बोला करते थे कि गलत रास्ते पर चलने से मैं ये बेहतर समझता हूँ कि सही रास्ते की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाओ। इंतजार करूं कि जब ये रास्ता खुलेगा तो तब मैंने जाना सही रास्ते पर है, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना। तो ये कौन आदमी करेगा? जिसने सही मंजिल पाने को असूल बनाया हुआ है, कामयाबी को नहीं। कामयाबी पाने वाला फिर नाजायज रास्ते भी इख्तियार करेगा, गलत रास्ते भी, लड़ाई झगड़ा ही पैदा करेगा। तो काम मुकम्मल करना है मैंने, वो मेरा हदफ क्या है, उसका तरीका क्या हो, उसमें कितने लोग शामिल हों कितने लोग शामिल ना हों, ये फिर बात की बातें होती हैं। लेकिन जब मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, बस जब मैंने कामयाबी हासिल करनी है, तो ये फिर मुझे गलत रास्ते पर ले जाती है। तो कामयाबी नहीं, मैंने जायज़ तरीके से सही काम जो सोचा है उसको मुकम्मल करना है, इसकी ऑब्सेशन ठीक है, ये नाजायज़ नहीं है। अब रह गया दूसरा हिस्सा आपकी बात का, कि नाजायज़ रास्ते, गलत रास्ते। तो जैसे मैंने मौलाना इस्लाही का जुमला बताया, तो इसके मुताबिक मेरे ख्याल में वो कामयाबी कामयाबी नहीं है जो आपको नाजायज रास्तों पर ले जाए। ये तो फाउल प्ले होता है। उस पहलवान को हम जीता हुआ नहीं मानते जिसने नूरा किश्ती की हो या फाउल करके जीता हो, उसको हम कामयाब नहीं कहते। ऐसे ही दुनियावी वो कामयाबी है जिसमें हम दो पहलवान तो नहीं लड़ रहे होते, लेकिन मैंने मिसाल के तौर पर पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए मैंने रिश्वत और चोर बाजारी और सब कुछ करना शुरू कर दिया, तो मैं लायक आदमी नहीं हूँ, मैं कामयाब बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई कामयाब पैसा कमाने वाला नहीं हूँ। मैंने तो फाउल प्ले किया है, ये कौन सी कामयाबी है? ये तो बिल्कुल शिकस्त खुर्दा आदमी का जहन है। तो कामयाबी में ये लाजमी अमर जो है वो ये है कि मैंने जो मीन्स दुनिया में जायज माने जाते हैं, जो काम करने के सही तरीके हैं, उनके मुताबिक मैंने कमाया, रूल्स के मुताबिक खेल कर मैंने गेम जीती है। ये लास्ट कामयाबी के लिए, अगर अगर आपने ये रूल्स के मुताबिक असूल नहीं अपनाए, अपने काम नहीं किए, तो आपने फाउल प्ले करके कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी कौन सी कामयाबी है? ये तो हर हरा गरा कर सकता है। मैं आपकी जेब से पैसे चुराऊंगा और अमीर हो जाऊंगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। बात तो असल में यह है कि मैं ऐसा बिजनेसमैन बनूं, ऐसा डॉक्टर बनूं कि बिल्कुल जायज तरीके इख्तियार करते हुए मैंने लोगों को, अब मैंने रिश्वत दे के अगर एडमिशन ले लिया मेडिकल कॉलेज में तो डॉक्टर तो बन जाऊंगा, लेकिन ये नाकाम डॉक्टर है। इसने तो फाउल प्ले करके, नाजायज काम करके, गलत तरीके से गेम जीती है। और वो आदमी जो इसकी वजह से दाखला मिलने से रह गया क्योंकि आपने सीटें पूरी कर दी रिश्वत देकर, तो उसका गुनाह भी आपके जिम्मे है, उसके लिहाज से आप मुजरिम हैं। तो ये तो कामयाबी, फाउल प्ले वाली कामयाबी, पंजाबी में एक लफ्ज होता है रोंदी मार के, बेईमानी करके जीतना, ये कोई जीत नहीं है। इसको कोई भी जीत नहीं समझता। हमारे कम से कम हमारे अंदर ये बात घुसी हुई है कि ये जीत जीत नहीं होती जो बेईमानी करके जीती जाती है। ठीक। ठीक सर, बड़ी खूबी के साथ ये आपने हमें सारा समझाया सर। अब तक हमने कामयाबी पर मेरे ख्याल से ज़्यादा गुफ्तगू की है, और मैं अब एक दो सवाल आपके सामने नाकामी पर भी रखना चाहूँगा। अभी हमने पहले बात की थी गुफ्तगू के दौरान ही कि इंसान गिव अप ना करे, बेशक एक नाकामी आए उसके बाद दोबारा से हिम्मत करे और लगा रहे। तो इसमें कहा जाता है कि अक्सर इस नैरेटिव के बारे में कहा जाता है कि यार नहीं, नाकामी कभी चखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ नाकामी के बारे में यह है कि इंसान एक बार उसे चख ले तो जो उसका नाकामी का खौफ होता है वो उसके दिल से चला जाता है, और नाकामी का खौफ ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंसान को ड्राइव करने के लिए कामयाबी की तरफ। तो जब वो नाकामी एक बार फेस कर ली तो नाकामी का खौफ ही चला जाता है, तो फिर इंसान यूज टू हो जाता है उस नाकामी से। जैसे अगर एक इम्तिहान में बच्चा फेल हो जाए तो वो कहता है यार देखो, इतनी भी क्यामत नहीं आ गई तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई बात, चलता रहता है फिर ये सिलसिला। हाँ, ये वो आदमी है जो सिर्फ कामयाबी और सिर्फ नाकामी को फोकस किए हुए है। उसके लिए तो यूं ही बात है।
लेकिन जो काम नाकामी को कामयाबी बना ले, वो बड़ा आदमी होता है। वो कौन बनाता है? अपनी नाकामी को कामयाबी बनाने वाला वो आदमी है जो सबसे पहले देखे कि मैं नाकाम क्यों हुआ हूं। उसके लिए अपनी नाकामी में इतने सबक होते हैं, इतने सबक होते हैं कि वो बेहतरीन कामयाब इंसान बन सकता है। एक तो पहला काम ये जिसने किया अपनी नाकामी को कामयाबी बनाने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी नाकामी कामयाबी बन जाती है, जो पहला काम ये करे कि देखे कि मैं नाकाम क्यों हुआ। उसमें जो चीज़ें देखने की हैं वो ये कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, नंबर एक। नंबर दो, मेरे अंदर अगर कैपेबिलिटी थी तो मैंने पूरी प्रेपरेशन की इस काम के लिए। नंबर तीन, प्रेपरेशन भी पूरी की, लेकिन कुछ पहलू ऐसे थे जिनका मुझे पता ही नहीं था कि ये भी काम करने वाला है। तो मसलन जो एक आदमी ने बताया कि मैंने समझा कि ऊपर से पानी में जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें छलांग लगाने से कुछ नहीं होगा। तो कहता मुझे ऐसे लगा जैसे मैं फर्श पे जाके गिरा हूं। तो उसने मालूमात ही नहीं की कि जंप लगाना है पानी में तो किस तरह से लगाना है ताकि चोट कम से कम लगे। जब उसके सरफेस एरिया बढ़ जाएगा टकराने का तो वो तो पत्थर बन जाएगा पानी। तो अब उसने ये सोचा ही नहीं, मालूम ही नहीं किया। तो ये मालूम कि मेरी मालूमात पूरी है, कि मैंने जो तैयारी की वो पूरी हर पहलू से मुकम्मल है, या कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो जिसने ये काम करना शुरू कर दिया कि नाकामी में से सीखना शुरू कर दिया, तो उसके लिए नाकामी का हौसला तो बढ़ा दिया। वो हमने जैसे पहले भी अर्ज किया मैंने कि कामयाबी के लिए नुकसान का हौसला होना चाहिए। तो जिस आदमी ने नाकामी चख ली, उसके अंदर मजीद नाकाम होने का हौसला पैदा हो गया है। लेकिन अगर उसने बाकी काम नहीं किए तो वो नाकाम ही होता रहेगा फिर। तो अगर उसने ये काम कर लिया कि जायज़ा लिया कि मेरे कामों में खराबी क्या थी, मेरी तैयारी में क्या खराबी थी, और कोई बात नहीं, नाकामी से कुछ नहीं हुआ, एक और ट्राई करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अलबत्ता वो नाकामी जो आप पे हौसले शिकस्त कर दे, हिम्मत ही तोड़ के रख दे, वो बिलाशुबा शिकस्त एक ऐसी शिकस्त होती है जो आपके लिए मुश्किलात का बायस बन जाएगी या नाकामियों का बायस बन जाएगी। ऐसी मुश्किलात से निकलना चाहिए। ऐसी नाकामियों को फिर मेहनत करके उसमें से आदमी आज़ाद होता है कि अच्छा ये मैंने ज़्यादा ही हौसला हार लिया है। हौसला हारना दरअसल ये बात की निशानदेही कर रहा होता है कि आदमी ने अपना टारगेट सोचे समझे बगैर बनाया था, बस ये बता रहा होता है, और कुछ नहीं बता रहा होता। तो जो जो आदमी नाकामी से हौसला हारे, समझ लीजिए कि उसने प्लानिंग के बगैर, सोचे समझे बगैर, पूरा होमवर्क किए बगैर काम किया है। तो अब वो रोता फिर रहा है। क्योंकि जो लोग लालच में आ जाते हैं कि मुझे ये कामयाबी मिल जाएगी इतना सा करने के बाद, वो फिर रोते भी ज़्यादा है। तो कभी भी आ, ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए कामयाबी या नाकामी के सफ़र में कि जो आदमी की तवक्कुआत ऐसी बांधे। मिसाल के तौर पे मैं आज यहाँ बैठे बैठे सोचूंगा कल मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन जाऊंगा, तो ये बहुत ही दूर की तमन्ना है। हाँ अलबत्ता मैं अगर पिछले 25 20 25 साल से सियासत में काम कर रहा हूँ, अब एमएनए बन गया हूँ, अब मैं कोई तवक्को करूँ तो एक रीजनेबल तवक्को लगती है। तो रीजनेबल टारगेट अगर आपने रखे हुए हैं, लालच में नहीं आए हुए, और पूरे शौर के साथ कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसका उससे हौसला नहीं हारता आदमी। हौसला हारने वाले जज्बाती लोग होते हैं जो बड़े बड़े जज्बात के मुताबिक फैसले कर लेते हैं और फिर वो मार खाते हैं। ठीक। सर, आपने हौसले की बात की, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि तमाम नाकामियां नफसियाती होती हैं, यानी कि इंसान को ये सोचना ये चाहिए कि जब तक जान में जान है तब तक कम बैक करने का एक मौका है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो प्रोसेस करके कि मेरी कैपेबिलिटी थी कि नहीं थी, मैंने सारी तैयारी सही की थी कि नहीं की थी। तो अगर ये आपको मालूम हो कि नहीं मेरी कैपेबिलिटी है लेकिन मैंने तैयारी सही नहीं की थी, तो आगे बढ़ने के हमेशा के लिए इम्कानात हैं। और अगर मैंने तैयारी भी ठीक की थी लेकिन मेरा मैदान ही नहीं था, तो फिर आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें कामयाब नहीं होंगे उस लेवल के जिस लेवल का कामयाबी होनी चाहिए। हो सकता है कोई काम आप कर जाएं छोटा मोटा, लेकिन ये कि वो असल में आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کوئی بھی کام شروع کرنے والے نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، وہ یہ کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ بہت سوچ سمجھ کے اقدام کرنا چاہیے۔ اب اس کے ٹیسٹ بہت سارے اویلیبل ہیں، وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ البتہ کچھ صلاحیتیں مثال کے طور پر آج میرے اندر نہیں ہیں، لیکن میں محنت سے پیدا کر سکتا ہوں، کچھ کیپیبلٹیز میں نئی جنریٹ کر سکتا ہوں اپنے اندر۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو پہلے وہ ابیلٹیز پیدا کرنی ہے، اس پروسیس میں سے، لرننگ کے پروسیس میں سے گزرنا ہے۔ وہ لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ بعض اوقات لمبا ہو جائے گا اگر آپ کی اصل میں پیدائشی طور پر وہ صلاحیت نہیں رکھتے، تو لرننگ کا پروسیس سلو رہے گا۔ اگر آپ وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور لرننگ بھی کر رہے ہیں تو پھر جلدی ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی یہ حوصلہ نہ کھوئے اور وہ یہ سمجھے، تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سب میں سارا نفسیاتی کھیل ہے، اور آدمی اگر نفسیاتی طور پر ہار گیا تو وہ چھوٹی سی ناکامی پر بھی ہار جائے گا، اور اگر وہ نفسیاتی طور پر نہیں ہارا تو وہ موت کے منہ سے بھی بچ کر آئے گا تو نہیں ہارے گا۔ ٹھیک سر، یہ تو بات بہت خوبی سے کلیئر ہو گئی۔ اب اس میں دو جوڑوں کی بات کرنا چاہوں گا، ایک کہا جاتا ہے نا خوشی اور غم، اور ایک کامیابی اور ناکامی، تو ان میں سے ایک ایک کو میں جوڑنا چاہوں گا کہ غم اور کامیابی۔ تو انسان جیسے جیسے زندگی میں کامیاب ہوتا جاتا ہے تو اس کی ایک اور ٹائم فریم چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے ریلیشنز، تو کہیں نہ کہیں کسی کی، جیسے انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے والدین کو امپریس کروں گا اپنی کامیابی سے، یعنی کہ ان کو خوش کروں گا، یا کسی اور جاننے والوں کو، تو کہیں نہ کہیں پھر ان کی وہ دنیا سے رخصت ہونے کا غم لاحق ہو جاتا ہے، یا کوئی اور انسان کو غم لاحق ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ ایبسولوٹ سکسیس اس دنیا میں پھر ممکن ہی نہیں ہے؟ جیسے جمال احسانی صاحب کا شعر ہے، یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے۔ ہاں جی ہاں، یہ دنیا فنا کے اصول پر بنی ہے، فانی ہے، اس میں ہر ہر چیز فانی ہے، خوشی غم ہر چیز فانی ہے، ایون کامیابی۔ کامیابی بھی۔ کتنی چیزیں ہیں جو آپ نے، میں نے بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کی ہوں گی، لیکن ان کی خوشی 5 منٹ بعد ختم ہو جاتی۔ تو یہ دنیا بنی اس اصول پر ہے، اس لیے وہ کامیابی جو ہمیشہ آپ کو حاصل ہو اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ غموں سے دور کر دے، اس کے لیے دنیا بنی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ بلکہ ایک جملہ ہمارے بولتے تھے دوست، وہ کہتے تھے کہ جب میں کما کر آ، اس عمر میں پہنچا کہ میں نے کما لیا ہے تو میں بوڑھا ہو چکا تھا، یعنی وہ لطف وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے، اس لیے جو ایبسولوٹ کامیابی کا تصور ہے وہ ہم نے شروع میں، جیسے آپ نے بھی بات کی اور میں نے بھی عرض کیا، کہ وہ ایبسولوٹ سکسیس تو اصل میں قیامت کے بعد ہی ہے۔ یہاں البتہ یہ بات اہم ہے کہ ہمارے اندر جو ایبسولوٹ ہیپینس کی یا آہ، کامیابی کی تمنا ہے، اس کو صحیح طرح سے آخرت کے ساتھ ہی جوڑنا چاہیے، اور ہمیں تبھی اصل میں دائمی خوشی حاصل ہوگی۔ وہاں غم، تکلیف، زحمت، خوف، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ صحیح کامیابی یہی ہوتی ہے کہ پھر سارے خوف ختم ہو جائیں، سارے دلدر دور ہو جائیں۔ وہ ظاہر ہے کہ یہاں اس دنیا میں، یہ دنیا ہے ہی اس کا، قرآن مجید نے جو تعارف کرایا ہے کہ خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ بنایا ہے، تو اس میں تو یہی چیز چلتی رہے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، ہنستی ہے پھول، رو پڑی شبنم، ہوں، بہت خوبصورت۔ انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے یہ۔ ٹھیک، آپ نے بھی بات کی کہ 5 منٹ میں اس کی وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے کامیابی کی، تو اسی میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہیڈونک اڈیپٹیشن کا، اس میں انسان کی سائیکولوجیکل ٹینڈنسی ہے کہ وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بہت جلدی سے اپنی کامیابی کی، اور جو بھی اس نے گین حاصل کیا ہوتا ہے پھر وہ ایک نیا گول رکھ لیتا ہے، یعنی کہ پچھلے والے سے بور آ جاتا ہے اور دوبارہ
आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तो ये इस लिहाज से बेहतर है कि इंसान कहीं पे स्टेगनेंट नहीं हो जाता, मजीद आगे बढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ फिर कितना अहम हो जाता है कि इंसान इस हकीकत को समझे, इससे फिर इतना दिल बर्दाश्त ना हो, और उसके ज़हन में बैक ऑफ द माइंड हो। वो शेर भी है ना कि सर, कर लूंगा जमा दौलत व जर उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर उसके बाद क्या। हाँ, तो इसका मतलब है ना कि हमने मंजिल ही गलत तय की होती है कामयाबी के लिए। हमने मंजिल वो तय की है कि जो जिसके बाद फिर सवाल पैदा होता है कि इसके बाद क्या। तो मंजिल गलत तय की हुई है। तो इंसान के अंदर दरअसल, खा वो किसी भी मैदान का हो, किसी भी कौम का हो, उसकी मंजिल असल में कोई बहुत बड़ी मंजिल है, जिसके बाद उसको ये ना कहना पड़े कि इसके बाद क्या। चीज़ है, इसका मतलब है कि हम गलत, कामयाबी के जिस मैदान में हम बात कर रहे हैं वो कामयाबी का मैदान नहीं है। वो तो असल में सिर्फ ये हुआ है कि हमने एक ज़रूरत पूरी कर ली। मेरी एक उपज थी, मेरी एक तमन्ना थी, मैंने ज़रूरत पूरी कर ली और बस आगे बढ़ो। तो जैसे सुबह सुबह उठ के हम ब्रश करके बाहर निकलते हैं, जूता पहनते हैं और बस, तो जूते, कपड़ों और कंघी करने की जो हैसियत है, वही इन तमाम कामयाबियों की हैसियत है। हम किसी और जगह जाना है हमने, तो हमने डॉक्टर बन गए, कामयाबी मिल गई, अब कहीं और जाना है। और उसके बाद हम बड़े डॉक्टर बन गए, स्पेशलिस्ट बन गए, कहीं और जाना है। बस यही होता रहता है। तो असल में मंजिल की तरफ ध्यान रखना चाहिए। यानी कि और ये हर कामयाबी के बाद जो जहन में सवाल आता है कि इसके बाद क्या, ये हमें फिर आखिरत की तरफ मुतवज्जे करता है। मुतवज्जह करता है। और मुनीर नियाज़ी साहब का शेर है ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं जो एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो वो जो दरिया आते चले जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, अभी मसला और है, अभी मसला और है। तो हमें अपना हदफ हदफ इंसान का असल हदफ क्या है, कि वो एक बेहतरीन इंसान बनकर वो दायमी कामयाबी हासिल करे। बेहतरीन इंसान बनकर, बेहतरीन इंसान बनने के कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आती कि जिसके बाद आदमी के और अब क्या करना है। वो रोजाना अपने आप को ठीक करता है, रोजाना अपने आप को ठीक करता है, क्योंकि नफ्स अंदर मौजूद है। तो बेहतरीन इंसान, मुत्तकी कह लीजिए मजहबी इस्तिलाह में, आम इस्तिलाह में बेहतरीन अच्छा इंसान, वो बनना है दायमी कामयाबी के लिए। हमारे जो पुराने फलसफी थे, वो हैप्पीनेस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हैप्पीनेस का हासिल करने का क्या तरीका है। हमारे मुस्लिम फिक्र में उसका नाम, उसका तर्जुमा किया कि सादत के नाम से, सादत कैसे हासिल करें। तो फिर हमारे उर्दू वालों ने उसको फौज फलाह, फौज फलाह कैसे हासिल करें। तो ये इंसान की तमन्ना है पिछले 2,500 3,000 4,000 साल से इंसानों के सामने है। लेकिन वो चूंकि असल चीज़ को फरामोश कर देते हैं, तो बस ये ऐसी बात है कि मुझे खाने की भूख लगी हुई है और आपने मुझे 2 पकौड़े दे दिए, कुछ हौसला हो गया। बस हमारी दुनिया की तमाम कामयाबियों की यही तमसील है कि वो भूखे आदमी को, जिसने खाना खाना तो उसको आपने 2 पकौड़े पकड़ा दिए, लो यार हौसला कर लो थोड़ा सा। ठीक। ठीक सर, बहुत खूबी के साथ आपने सारा हमें आज के में नशिस्त में कामयाबी और नाकामी के बारे में सारा समझाया। आखिर में हम अपने पसंदीदा सेगमेंट डायसेक्टिंग कोड सेगमेंट पर आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहेंगे। एक रोमन बादशाह था, तो जब भी वो किसी ना किसी जंगी मुहिम पे जाता था, तो अगर उसको वहां पे फतह नसीब होती थी, तो फिर लोग ओब्वियसली शामियाने बजाते थे, खुशी मनाते थे। तो उसने हमेशा एक पीछे गुलाम रखा होता था अपनी बगी में, जो उसके कान में सरगोशी करता था, यू आर जस्ट ए मैन, तुम सिर्फ एक इंसान हो। तो कितना अहम हो जाता है कि इंसान अपनी कामयाबी में भी हम्बल रहे, और कितना अहम हो जाता है कि वो नाकामी में दिल बर्दाश्त ना हो। तो इस पे आज की कोटेशन है, when you are winning you are not as good as you think you are, when you are losing you are not as bad as you think you are। देखिए बात यह है कि मैं एक बात कहा करता हूँ, मेरी जो किताब है हम पर मुश्किलें क्यों आती है, उसमें मैंने लिखा है इसको। तो जितने गरीब हैं, क्या वो अपनी वजह से गरीब हैं? और जितने अमीर हैं, क्या वो अपने बलबूते पर अमीर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कायनात के नक्शे में, इस कायनात के नक्शे में मेरी और आपकी एक पोजीशन बनाई गई है। तो जिस तरह इंजन, गाड़ी का इंजन का कोई पेच दूसरे पेच पर फख्र नहीं कर सकता, खा को ऊपर लगा हुआ है को नीचे लगा हुआ है, कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं, नहीं।
वो सारे के सारे मिलकर एक इंजन को बना रहे हैं। उसमें कोई चीज भी बेहतर और कमतर नहीं है। एक पेच निकल जाए तो सारा इंजन खराब हो सकता है। ठीक यही हालत हम सबकी है। तो पूरी जो जिंदगी का निज़ाम चला रहे हैं अल्लाह ताला इम्तिहान के लिए, या हमारे दुनिया की जिंदगी को भी रन करना एक मकसद है ना, कि इसमें लोगों को रोजगार मिलता रहे, ये मिलता रहे, वो मिलता रहे। तो उसके अंदर मेरी और आपकी हैसियत उन पेचों जैसी है, इससे ज्यादा नहीं है। तो जो कामयाबी के, मसला आइंस्टाइन भी, उसको जो कामयाबी मिली शायद, इंसानियत साइंस की दुनिया में इतना बड़ा इंसान हमें नहीं मालूम, इतना बड़ा जहन। तो वो जो आदमी है, वो क्या काम करके गया है? वो खुदा की बनाई हुई स्कीम के मुताबिक फिजिक्स के मैदान में एक नई विंडो खोली उसने, और बस चला गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। उस विंडो के खोलने के बाद मैं और आप यहाँ बैठे हुए कुछ साइंसी चीजों से फायदा उठा रहे हैं। तो मतलब जीपीएस वगैरह की चीजें, वो टाइम डिलेशन और ये सारा कुछ आइंस्टाइन की थ्योरियों से निकला हुआ है। तो वो जो काम किया उसने, बस वो खिदमत करके चला गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अफलातून ने क्या किया था, अरस्तू ने क्या किया था, बस यही खिदमत करके वो चले गए। तो ये जो इस पूरा निजाम है कायनात का, इसके अंदर अरस्तू और वो मोची जो जूता गांठता है, दोनों बराबर हैं। इसकी जूतियों के बगैर हम नहीं चल सकते, और अरस्तू की लॉजिक के बगैर हम सोच नहीं सकते। तो बेहतर कौन है? तो इसलिए कामयाबी और नाकामी ना मुझे बेहतर करती है, ना मुझे कमतर करती है नाकामी मेरी। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई मैं नाकाम हो गया हूँ तो नाकाम हो, इसका मतलब मैं नकम्मा आदमी हूँ। नहीं, हर किस नहीं। वो जो अननोन फैक्टर्स हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया, कहीं वो तो मुदाखलत नहीं कर गए? अगर मेरी मेहनत पूरी थी, मेरी कैपेबिलिटीज थी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तैयारी में, तो अब वो अननोन फैक्टर्स आकर काम खराब कर गए हैं। उन उसकी उन अननोन फैक्टर्स का क्या मुदाखलत है? वो खुदा के उस निज़ाम को चला रहे होते हैं कि नहीं, साजिद को या डॉक्टर उमर को ये कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए, ये मिलेगी तो वो चीज़ खराब हो जाएगी, तो नहीं मिलेगी। तो खुदा की जो हिकमत बालिगा है, जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, उसने तमाम पुर्जे बिल्कुल सही जगह फिट किए हुए हैं। और उन पुर्जों के मुताबिक जितने फितने पैदा होने हैं बस उतने ही होने हैं, जितने अच्छाइयाँ पैदा होनी है उतनी ही होनी है, ताकि कायनात का निज़ाम चलता रहे। अलबत्ता कुछ बुराइयों में और नेकियों में मुझे जो आज़ादी हासिल हुई है, वो सिर्फ इकदाम करने की, रवैये की है। डॉक्टर बनने से मेरी काम आखिरत की कामयाबी पर कोई मसला नहीं है। डॉक्टर ना बनने से मैं वहां दोजख में नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छा डॉक्टर बन के, दयानतदार डॉक्टर बन के मैं जन्नत में जा सकता हूँ, और बददयानत डॉक्टर बन के मैं दोजख में जा सकता हूँ। तो डॉक्टर बनना किस्मत में फिक्स है, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनना ये फिक्स नहीं था। ये मेरे रवैया, जो मेरा इम्तिहान है उसके साथ, उसमें आज़ादी दी गई है। तो अब अलबत्ता जो बुरा डॉक्टर बना है, उसको एक लिमिट अल्लाह ताला ने दी है कि इससे ज़्यादा वो फितना पैदा ना कर सके। उससे जब बढ़ेगा तो कोई रुकावट आ जाएगी, किस्मत जिसको हम कह रहे हैं, या अननोन फैक्टर जो हैं, वो आके अपना काम किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि भाई मैं नाकाम हूँ तो इसलिए कि नकम्मा हूँ, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और मैं कामयाब हूँ क्योंकि मैं बेहतरीन हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए तकब्बुर नहीं आना चाहिए। तमाम मैंने अक्सर कामयाब लोगों को देखा है कि वो दूसरों की बात ही नहीं सुनते हैं। उनको ख्याल होता है कि हम अक्ल कुल हैं, बेहतरीन हमने कामयाबी हासिल की है, हालांकि वो अननोन फैक्टर्स की पैदावार होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक सर, बहुत खूबी के साथ ये सारा कंसेप्ट आपने हमें समझाया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आइंदा एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खैर से रखेगी। बहुत शुक्रिया।